हेलो, वेलकम टू माय चैनल। 25 सितंबर 2020 की फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर चल रहा है और 24 सितंबर 2020 की दोनों शिफ्टों का क्वेश्चन पेपर मैं करा चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। मैंने प्लेलिस्ट बना दी है। 24 सितंबर 2020 की डीआई और आरसी रहेगी, वो मैं 25 सितंबर 2020 की फर्स्ट शिफ्ट की डीआई और आरसी के साथ करा दूंगी। आज कंप्लीट क्वेश्चन पेपर करेंगे क्योंकि कभी भी नोटिफिकेशन आ सकता है फॉर्म फिल करने के लिए यूजीसी नेट के लिए, तो टाइम कम रह जाएगा। इसलिए मैं चाहती हूँ कि नोटिफिकेशन से पहले हम अपने क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सारे के सारे कंप्लीट कर ले, सो दैट जब भी नोटिफिकेशन आए उसके बाद हम सिर्फ थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ें और उसके साथ साथ हम क्वेश्चन आंसर करेंगे जो भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आंसर होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। टीचिंग डिफर्स फ्रॉम ट्रेनिंग एंड कंडीशनिंग इन सो फार एज इट प्रमोट। तो टीचिंग डिफर कैसे है ट्रेनिंग एंड कंडीशनिंग से, तो वो हमारा क्रिटिकल थिंकिंग होती है। तो यहाँ से हमारा सेकंड ऑप्शन राइट हो जाता है। तो ट्रेनिंग में हमें स्किल्स की ज़रूरत पड़ती है और कंडीशनिंग में हमारे पास कुछ इंडोक्ट्रिनेशन बिलीफ होते हैं। निम्नलिखित में से किसके संवर्धन में शिक्षण कार्य प्रशिक्षण और अनुबंध से भिन्न है, तो वो आलोचनात्मक चिंतन है। तो ये हमारा सही हो जाता है। इन द स्पेक्ट्रम ऑफ टीचिंग मेथड गिवन बिलो विच आर कंसीडर डायलॉजिक। तो डायलॉजिक मेथड के बारे में पूछा जा रहा है कि कौन सा डायलॉजिक मेथड है, आइडेंटिफाई करना है। ए ऑप्शन है हमारा लेबोरेटरी वर्क, बी है डेमोन्स्ट्रेशन, सी है हमारा ट्यूटोरियल्स, डी हमारा ग्रुप डिस्कशन है, ई हमारा प्रोजेक्ट वर्क है। तो जो डायलॉजिक होता है उसमें हम क्या करते हैं, डायलॉग करते हैं, डिस्कशन करते हैं, बातें करते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं, फिर हमें उसका आंसर मिलता है, फीडबैक मिलता है। तो लेबोरेटरी वर्क में क्या होता है, लेबोरेटरी वर्क में तो एक्सपेरिमेंट होता है या फिर हम लेबोरेटरी में जाके कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं। डेमोन्स्ट्रेशन में हम डेमो देते हैं। ट्यूटोरियल्स में हमारा क्या होता है, हम फीडबैक देते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं। तो ट्यूटोरियल कैसा हो गया, ट्यूटोरियल जैसे लाइव क्लासेस होती हैं, जैसे जूम पर मीटिंग होगी ऐसी होती है, तो वो हमारा ट्यूटोरियल होता है जिसमें हम क्या है कि क्वेश्चन पूछते भी हैं, आंसर भी देते हैं और डायलॉग भी होते हैं। स्टूडेंट और टीचर्स दोनों का इन्वॉल्वमेंट होता है। ग्रुप डिस्कशन में भी हम लोग क्या है कि बातें करते हैं, एक दूसरे से क्वेश्चन पूछते हैं और डायलॉग का इस्तेमाल करते हैं। तो डी और सी और डी हो जाएगा। प्रोजेक्ट वर्क में हम प्रोजेक्ट बनाते हैं। तो यहाँ से जो हमारा आंसर राइट होगा वो सी एंड डी होगा। तो आप बोलोगे कि लेबोरेटरी वर्क में, डेमोन्स्ट्रेशन में क्या हम बातें नहीं करते हैं? करते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है कि जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है वो देना है। तो मोस्ट जो सबसे ज़्यादा जहाँ पर डिस्कशन होता है वो हमारे पहला ग्रुप डिस्कशन एंड ट्यूटोरियल है। तो यहाँ से इसलिए हमारा सी एंड डी हो जाएगा। ये हिंदी वालों के लिए है। निम्नलिखित शिक्षण विधियों के आलोक में किन विधियों को संवाद परक माना जाता है? तो संवाद परक हमारा जो सबसे ज़्यादा होता है जिसमें, वो हमारा समूह चर्चा और अनुशिक्षण है। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। ये नहीं है कि बाकियों में नहीं होता है, बाकियों में होता है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा होता है तो सबसे पहले हमें वो आंसर देना पड़ता है और यहाँ पर सिर्फ हमें दो ही चूज़ करने हैं। तो इसलिए जो सबसे अप्रोप्रिएट है वो सी एंड डी है। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग दोज फीचर्स ऑफ की बिहेवियर विच आर कॉन्ट्रीब्यूटिव टू द इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग। तो जो हमें वो की बिहेवियर बताने हैं, फीचर्स बताने हैं जो इफेक्टिव टीचिंग में कंट्रीब्यूट करते हैं। तो फर्स्ट है हमारा लेसन क्लियरिटी विच इम्प्लाइज मेकिंग आइडियाज क्लियर टू द लर्नर। कि लेसन में क्लियरिटी है और जो लर्नर है उसको अच्छे से सब कुछ समझ में आ रहा है। तो ए ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि लेसन क्लियरिटी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक लर्नर को कुछ समझ में ही नहीं आएगा तो हमारे जो टीचिंग है वो इफेक्टिव नहीं हो सकती। तो ए ऑप्शन तो हमारा है। तो ए ऑप्शन हमारा किस में है, फर्स्ट एंड थर्ड में है। तो सेकेंड एंड फोर्थ तो हमारा एलिमिनेट हो गया। फिर हम देखते हैं क्वेश्चनिंग इम्प्लाइंग फैक्ट एंड कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन। टीचर क्या है कि सिर्फ क्वेश्चन ही पूछे जा रही है, आप उसके आंसर ही दिए जा रहे हो और आपको क्वेश्चन बता दिए गए हैं कि इस लेसन के मैं कल क्वेश्चन सुनूंगी, आप रोट लर्निंग करके आ रहे हो। तो वो इफेक्टिव टीचिंग में कंट्रीब्यूट करता है, बट इतना नहीं करता है। बिकॉज क्या है कि रोट लर्निंग हमारा ज़्यादा टीचिंग में इफेक्टिव नहीं करता है। करते तो ये जितने भी ऑप्शन हैं सारे के सारे हैं हमारी इफेक्टिव टीचिंग में, लेकिन जो सबसे ज़्यादा करता है हमें वो वाला आंसर देना है। प्रोविंग इन्वॉल्विंग एलिसाइटिंग एंड सोलिसाइटिंग मूव्स। तो वो प्रोविंग कर रही है टीचिंग ताकि इन्वॉल्व हो सके एलिसाइटिंग एंड सोलिसाइटिंग मूव्स। तो ये भी हमारा कम करता है। तो सी हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। बी हमारा एलिमिनेट हो गया। बी हमारा एलिमिनेट होते ही हमारा आंसर आ गया थर्ड, और सी भी हमारा एलिमिनेट हो गया। फिर देखते हैं डी, टीचर टास्क ओरिएंटेशन विद अ फोकस ऑन आउटकम ऑफ द यूनिट क्लियरली डिफाइंड। मतलब डी तो हमारा डेफिनेटली होगा, क्योंकि उसमें क्या है कि टीचर
टास्क ओरिएंटेशन है और फोकस कर रही है ताकि जो लर्नर है उसका आउटकम बाहर आ सके, तो डी तो हमारा डेफिनेटली होगा, ए एंड डी हो गया। ई देख लेते हैं, एंगेजमेंट इन द लर्निंग प्रोसेस विच इम्प्लाइज द अमाउंट ऑफ टाइम स्टूडेंट डिवोट टू लर्निंग, डिवोट टू लर्निंग, मतलब जो एंगेजमेंट है इन द लर्निंग प्रोसेस जिसमें हमें ये पता चल रहा है कि स्टूडेंट द्वारा अपनी लर्निंग को कितना टाइम दिया गया है। इससे क्या हो रहा है कि एंगेजमेंट हो रहा है, जैसे ग्रुप डिस्कशन हो गया या फिर कोई भी क्वेश्चन आंसर हम पूछ रहे हैं तो जो स्टूडेंट है वो एंगेज है, वो सभी क्वेश्चन का आंसर दे रहा है, कोई भी हमें एक्टिविटी दे रहे हैं तब भी वो एंगेज है, मतलब तो इससे क्या है उसका आउटकम आएगा, बिल्कुल आएगा, क्योंकि अगर वो एक्टिव रहेगा तो उसका आउटकम आएगा। तो ई हमारा डेफिनेटली होगा, तो ए डी ई ओनली हमारा 3 आंसर हो गया। थर्ड ऑप्शन हमारा राइट हो जाता है। ये हिंदी वालों के लिए है, इसके ऑप्शन इसमें इंक्लूड नहीं हो पाए हैं। निम्नलिखित में से महत्वपूर्ण व्यवहार का उन विशेषताओं की पहचान कीजिए जो शिक्षण को प्रभावशील बनाने में योगदान देते हैं। पाठों की स्पष्टता जिसमें अधिगमकर्ता को विचार स्पष्ट किए जाते हैं, बिल्कुल सही है। अगर लेसन क्लियरिटी होगी तो स्टूडेंट क्या है कि अच्छे से समझ पाएगा, और अच्छे से समझ पाएगा तो वो आगे भी अच्छा करेगा। प्रश्न पूछना जिसमें तथ्य और अवधारणा आधारित प्रश्नों का समावेश हो, तो बी हमारा एलिमिनेट हो जाएगा, ए हो गया। फिर उसके बाद ऐसी पूछताछ जिसमें उत्तर प्राप्त करने एवं आग्रहण संबंधी चेष्टा हो, पूछताछ करना लेकिन कोई जब स्टूडेंट को कुछ आता ही नहीं है तो उससे क्या वो क्या बताएगा, तो इसलिए हमारा सी भी एलिमिनेट हो गया। हो सकता है उसको आता भी हो सकता है ना भी आता हो, तो सी हमारा इसलिए क्या है कि कम अप्रोप्रिएट है। डी हमारा शिक्षण कार्य अभिन्यास जो स्पष्ट रूप से परिभाषित यूनिट के निष्कर्षों पर केंद्रित हो, सीधे सीधे गोल की बात हो रही है, गोल ओरिएंटेड है टीचर, तो इसलिए डी होगा हमारा। अधिगम प्रक्रिया में लगना जिसमें विद्यार्थियों द्वारा अधिगम में लगाए जाने वाले समय की समाविष्टि है, मतलब जो लर्नर है वो एक्टिव है, तो ए डी ई हमारा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से। सो योर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग टू स्कूल लर्निंग आर टर्म्ड एज सोशल कम्पिटेंस। तो सोशल कम्पिटेंस में जो स्कूल लर्निंग की टर्म्स यूज़ होती हैं वो हमें बताना है, आइडेंटिफाई करना है। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा मोटिवेशन, तो मोटिवेशन हमारा सोशल कम्पिटेंसीज में यूज़ होता है, बिल्कुल होता है। मोटिवेशन सबसे ज़्यादा जरूरी है। मोटिवेशन कहाँ से मिलता है? मोटिवेशन आपको कहीं से भी मिल सकता है, स्कूल से मिल सकता है, टीचर से मिल सकता है, फैमिली से मिल सकता है, वीडियोज़ से मिल सकता है, अपने फ्रेंड्स से मिल सकता है, तो इस वजह से ये हमारा सोशल हो जाता है, तो ए हमारा हो जाता है। तो ए हमारा कौन से ऑप्शन में? फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शन में, थर्ड एंड फोर हमारा एलिमिनेट हो गया। फिर हमारा इंटेलिजेंस हमारा इंडिविजुअल है, तो इस वजह से बी हमारा क्या हो गया? एलिमिनेट हो गया। तो बी हमारा किस में है? बी हमारा किस में है? सेकंड ऑप्शन में है, तो इसलिए ये सेकंड ऑप्शन भी हमारा एलिमिनेट हो गया। फिर है हमारा सोशल स्किल्स सोशल कम्पिटेंसीज की टर्म है, बिल्कुल है। सोशल स्किल्स सोशल से ही पता चल रहा होगा, ऊपर भी सोशल है नीचे भी सोशल है, तो आप ऐसे भी अपने मतलब आइडेंटिफाई कर सकते हो, तो इस वजह से सी हमारा होगा। फैमिली सपोर्ट बिल्कुल होना चाहिए, मैंने अभी बताया था कि आपको जो मोटिवेशन है वो कहीं से भी मिल सकता है, फैमिली से मिल सकता है, टीचर से मिल सकता है, स्टूडेंट से मिल सकता है, फ्रेंड से मिल सकता है, वीडियोज से मिल सकता है, तो इसलिए हमारा डी होगा। स्पेसिफिक एबिलिटीज़ ऑफ द लर्नर, तो स्पेसिफिक एबिलिटीज़ है लर्नर की, वो क्या हो गया? वो इंडिविजुअल हो गया, तो ये भी हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। ई हमारा एलिमिनेट हो गया, बी हमारा एलिमिनेट हो गया, और हमारा आंसर आ गया ए सी एंड डी। तो ए सी एंड डी हमारा फर्स्ट ऑप्शन में है। ये हिंदी वालों के लिए है। विद्यालय अधिगम में योगदान देने वाले निम्नलिखित में से कौन से कारक है जिन्हें सामाजिक दक्षता के रूप में माना जाता है? तो सोशल कम्पिटेंसीज की बात हो रही है। अभिप्रेरणा बिल्कुल है, अभिप्रेरणा हमारी सामाजिक दक्षता में सबसे महत्वपूर्ण योगदान देता है। बौद्धिकता इंडिविजुअल एक्ट है, तो इसलिए हमारा ये एलिमिनेट हो जाएगा। सामाजिक कौशल, सामाजिक की बात होती है तो सामाजिक कौशल आएगा, तो सी हो जाएगा। पारिवारिक मदद, जब हम मोटिवेट होते हैं तो वो हमें कहीं से भी मिल सकती है, तो वो भी हमारा सोशल एक्ट में आता है, तो डी हो जाएगा। अधिगमकर्ता की विशिष्ट योग्यता, ये उसका इंडिविजुअल फैक्ट हो जाएगा, तो ई हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। ऑप्शन हो गया हमारा ए सी एंड डी, मतलब फर्स्ट ऑप्शन हमारा राइट हो गया। यहाँ पर लिस्ट 1 लिस्ट 2 दी गई है। पहले में क्या है? पहले में मेथड दिए गए हैं रिलायबिलिटी के टेस्ट के, और सेकंड में क्या है? डिस्क्रिप्शन है, मतलब उनकी डिस्क्रिप्शन है, व्याख्या दी हुई है। तो फर्स्ट है हमारा टेस्ट रीटेस्ट मेथड। तो रीटेस्ट मेथड कब होता है? जब हमारे पास सेम ग्रुप होता है और हम उसको बार बार टेस्ट करते हैं, तो इसका हो जाएगा ए का थर्ड
एडमिनिस्ट्रिंग द सेम टेस्ट टू द सेम ग्रुप एट द टू डिफरेंट सेशन, मतलब दो सेशन में हम सेम टेस्ट कर रहे हैं, सेम ग्रुप को टेस्ट कर रहे हैं, तो ये हमारा ए का थर्ड हो जाएगा। तो ए का थर्ड कहाँ है, ए का थर्ड तो फोर्थ में ही है, तो हमारा ऑप्शन आ जाएगा डी। फिर देखते हैं अल्टरनेट फ्रॉम मेथड, अल्टरनेट फॉर्म मेथड। तो अल्टरनेट फॉर्म मेथड क्या होता है, एडमिनिस्ट्रिंग द टू फॉर्म ऑफ द टेस्ट टू द सेम ग्रुप ऑफ एट टू डिफरेंट सेशन, मतलब क्या है कि टू फॉर्म होते हैं, एडमिनिस्ट्रिंग द टू फॉर्म ऑफ द टेस्ट, मतलब टू फॉर्म होते हैं, सेम ग्रुप होता है और दो डिफरेंट सेशन होते हैं, ठीक है। जो अल्टरनेट फॉर्म मेथड होता है उसमें क्या होता है, दो फॉर्म होते हैं, फॉर्म होते हैं, टू फॉर्म्स होते हैं, सेम ग्रुप होता है और दो डिफरेंट सेशन होते हैं, ठीक है। एक बी का हो जाएगा 4। सी का 1 स्प्लिट हाफ मेथड, स्प्लिट हाफ मेथड में क्या होता है, टू और मोर रेटर्स स्कोर द टेस्ट इंडिपेंडेंटली, मतलब दो से ज़्यादा रेटर्स होते हैं और वो स्कोर करते हैं इंडिपेंडेंटली, टेस्ट में इंडिपेंडेंटली स्कोर करते हैं। तो सी का हमारा क्या हो जाएगा, सी का हमारा क्या हो जाएगा, सी का हमारा 1 हो जाएगा। सी का हमारा 1 कैसे हो जाएगा, एडमिनिस्ट्रिंग द टेस्ट इन वन सेशन विद द टू इक्विलेंट हाफ्स ऑफ द टेस्ट फॉर कोरिलेशन, मतलब एडमिनिस्ट्रेटिंग क्या करता है, वन सेशन में टेस्ट लेता है, टू इक्विलेंट हाफ्स होते हैं और टेस्ट ऑफ द टेस्ट ऑफ फॉर कोरिलेशन के लिए टेस्ट होता है, जिसमें क्या है कि टू इक्विलेंट हाफ्स होते हैं और वन सेशन होता है, ठीक है। ये हमारा हो जाता है सी का 1 और डी का हमारा 2 हो जाएगा। डी का हमारा क्या है, इंटररेटेड मेथड में दो और मोर रेटर्स होते हैं, जिसमें क्या है कि हम टेस्ट करते हैं इंडिपेंडेंटली। तो यहाँ से हमारा फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाता है। ये हमारे हिंदी वालों के लिए है। तो पहले सूची 1 दी हुई है, सूची 2 दी हुई है, परीक्षा पुनर्परीक्षा विधि। तो इसमें क्या होते हैं, दो भिन्न सत्रों के एक ही समूह के लिए एक ही परीक्षा प्रसारित करता है, मतलब दो भिन्न समूह होते हैं जिसमें एक ही परीक्षा प्रसारित करता है, वो हमारा हो जाता है टेस्ट रीसेट। तो परीक्षा पुनरीक्षा विधि में ए का 3 हो जाएगा। वैकल्पिक परीक्षा विधि में बी का 4 हो जाएगा, जिसमें क्या है, दो भिन्न सत्रों में एक ही समूह के लिए परीक्षा के 2 प्रारूपों को प्रसारित किया जाता है, बी का 4 हो जाएगा। प्रशासित किया जाता है, बी का 4 हो जाएगा। सी का हमारा क्या है, अर्धविच्छेदन विधि, सी का 1 हो जाएगा। एक सत्र में सहबंधन के लिए परीक्षा के 2 समतुल्य आधे सत्रों की परीक्षा का संचालन करना होता है। और अंतर निर्धारक विधि में क्या है, स्वतंत्र परीक्षा के 2 या 2 से अधिक निर्धारक अंक प्राप्त होता है। तो यहाँ से हमारा 4 ऑप्शन राइट हो जाते हैं। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च इन इंटरवेंशन बेस्ड साइकिलिक इन नेचर एंड इम्प्रूवमेंट फोकस, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। एक्शन रिसर्च हो जाएगा, जो साइक्लिक होती है नेचर में वो हमारी एक्शन रिसर्च होती है और इम्प्रूवमेंट में फोकस करती है। तो डी 4th ऑप्शन हमारा राइट हो जाता है। निम्नलिखित में कौन सा शोध हस्तक्षेप आधारित चक्रीय प्रकृति और सुधार केंद्रित करता है, तो ये हमारा क्या होता है, क्रियात्मक शोध होता है। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूजिंग एन अप्रोप्रिएट पैरामेट्रिक टेस्ट इन अ रिसर्च प्रोजेक्ट। तो एक क्या है कि एक रिसर्च प्रोजेक्ट है जिसमें क्या है कि एक अप्रोप्रिएट पैरामेट्रिक टेस्ट को यूज़ किया जा रहा है। अप्रोप्रिएट मतलब सही, ठीक है। द रिसर्चर फाइंड एविडेंस टू द रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। तो रिसर्चर्स को क्या है कि एविडेंस मिल जाता है कि उसको नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करना है। इन डूइंग सो विच टाइप ऑफ एरर इज लाइकली। तो इसमें कौन सा एरर होता है, तो जब हम क्या है कि नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करते हैं तो उसमें हमारा क्या होता है, अल्फा एरर होता है। और जब हम रिसर्च हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करते हैं तो उसमें हमारा बीटा एरर होता है। तो यहाँ से हमारा ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। नीचे हिंदी वालों के लिए, किसी शोध परियोजना में उचित प्रचालिक परीक्षा का उपयोग करते हुए शोधकर्ता को निराकरणीय परिकल्पना को निरस्त करने के साक्ष्य प्राप्त हो जाते हैं। ऐसा करने में किस प्रकार की त्रुटि होने की संभावना होती है, तो हमारी अल्फा त्रुटि होती है, जो हम क्या है कि नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देते हैं। और बीटा त्रुटि हमारी किस में होती है, जब हम क्या है कि हमारा जो हाइपोथेसिस होता है हम उसको रिजेक्ट करते हैं तो हमारा बीटा होता है, मतलब रिसर्च हाइपोथेसिस को जब हम क्या रिजेक्ट करते हैं तो हमारा बीटा होता है।
ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए कॉलेज यूनिवर्सिटी टीचर प्लान टू टेस्ट हीज हर सब्सटेंटिव रिसर्च हाइपोथेसिस इन अ मेजर प्रोजेक्ट। तो एक कॉलेज यूनिवर्सिटी टीचर है जो क्या है कि उसके मेजर प्रोजेक्ट में एक उसके सब्सटेंटिव रिसर्च हाइपोथेसिस मतलब मुख्य रिसर्च हाइपोथेसिस को टेस्ट करना चाहती है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर कंसिडर रिलीवेंट इन दिस रिगार्ड। तो इसके रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट सही है। सब्सटेंटिव रिसर्च हाइपोथेसिस हैज़ टू क्लियरली स्पेसिफाई द रिलेशनशिप अमॉन्ग वेरिएबल। बिल्कुल सही है, क्योंकि वो सब्सटेंटिव रिसर्च हाइपोथेसिस को टेस्ट करना चाहती है, तो इसलिए जो सब्सटेंटिव रिसर्च हाइपोथेसिस होगा वो क्लियरली स्पेसिफाई होगा रिलेशनशिप अमॉन्ग वेरिएबल में रिलेशनशिप बताने में। तो हमारा ए ऑप्शन हो जाता है। बी हमारा क्या है, रिसर्च हाइपोथेसिस मे बी डायरेक्टेड एट फाइंडिंग आउट डिफरेंशियल इफेक्ट और रिलेशनशिप। जो रिसर्च हाइपोथेसिस होता है वो डायरेक्ट फाइंड करता है डिफरेंशियल इफेक्ट और रिलेशनशिप को। बिल्कुल सही है, तो बी भी हो जाता है। नल हाइपोथेसिस शुड बी फॉर्मुलेटेड बिफोर हैंड। तो पहले ही हम नल हाइपोथेसिस को क्या है फॉर्मुलेट कर लेते हैं, तो ये हमारा रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि नल हाइपोथेसिस को हम फॉर्मुलेट कब करते हैं, जब हम क्या है कि अपना जो मतलब फाइंडिंग कर लेते हैं, जब हम डाटा वगैरह बना लेते हैं, और हम क्या है कि हमें जब पता चलता है कि हम नल हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट करना है या फिर नल हाइपोथेसिस को हमें रिजेक्ट करना है या फिर हमें क्या है कि क्या करना है, तो ये हमारा जब हम टेस्ट करते हैं जब पता चलता है, पहले ही हम बनाकर नहीं बैठ जाते हैं। तो ये हमारा नल हाइपोथेसिस सी वाला ऑप्शन हमारा क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया। देयर इज ए डायरेक्ट सपोर्ट अवेलेबल फॉर टेस्टिंग द सब्सटेंटिव रिसर्च हाइपोथेसिस। तो डायरेक्ट सपोर्ट होता है जो सब्सटेंटिव रिसर्च हाइपोथेसिस नहीं, इनडायरेक्ट होता है वो। तो यहाँ से हमारा डी एलिमिनेट हो गया। ई क्या, द फाइनल डिसीजन ऑन द रिसर्च हाइपोथेसिस मे बी रीच्ड इनडायरेक्टली बाय डिसाइडिंग द फैक्ट ऑफ द नल हाइपोथेसिस। बिल्कुल सही है, जो नल हाइपोथेसिस को जो हम टेस्ट करते हैं, तो नल हाइपोथेसिस हमारा डिसाइड करता है इनडायरेक्टली कि जो फाइनल डिसीजन रिसर्च हाइपोथेसिस जो हमने किया है उसके फाइनल डिसीजन को, मतलब जो नल हाइपोथेसिस होता है हमारा वो डिसाइड करता है इनडायरेक्टली कि फाइनल डिसीजन जो रिसर्च का हाइपोथेसिस का है वो हमारा सही है या नहीं है, मतलब जो हमारा डिसीजन है वो कैसा है, नेगेटिव है या पॉजिटिव है। तो ये हमारा ई हो जाएगा। तो ए बी ई यहाँ से हमारा राइट आंसर हो जाता है। तो हमारा फोर्थ ऑप्शन राइट हो गया। कॉलेज विश्वविद्यालय का कोई अध्यापक किसी बड़ी परियोजना में अपना मुख्य शोध परिकल्पना के परीक्षण की योजना बनाता है। इस संबंध में निम्नलिखित में से किस कथन को संगतपूर्ण माना जाता है। पहला क्या है कि मुख्य शोध परिकल्पना में चरों के बीच संबंधों का स्पष्ट रूप से उल्लेख होना चाहिए। बिल्कुल सही है। शोध परिकल्पना में विवेचक प्रभावों या संबंधों का निष्कर्ष निकालने का उद्देश्य होना चाहिए। बिल्कुल सही है, क्योंकि रिलेशनशिप और इफेक्ट दोनों का पता होना चाहिए हमें। निराकरणीय परिकल्पना पहले से ही निर्धारित होनी चाहिए। नहीं, निराकरणीय परिकल्पना बाद में होती है जब हम टेस्ट करते हैं, जो उसके बाद ही हमें पता चलता है उसका नल हाइपोथेसिस का। मुख्य शोध परिकल्पना के परीक्षण हेतु प्रत्यक्ष सहायता उपलब्ध है। नहीं, जो हमारा मतलब नल हाइपोथेसिस होता है उसके इनडायरेक्ट प्रभाव से हमें क्या है पता चलता है कि हमारा क्या है कि डिसीजन क्या होगा। तो इसलिए हमारा ई हमारा राइट हो जाता है। शोध परिकल्पना का निराकरणीय का मतलब होता है नल हाइपोथेसिस के परिणाम का निर्धारण कर अप्रत्यक्ष रूप से अंतिम निर्णय पर पहुंचा जा सकता है। तो ई हमारा राइट हो जाता है। फोर्थ ऑप्शन हमारा राइट हो जाता है। ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, क्योंकि सैम्पलिंग टेक्निक दी गई है जो रिसर्च में यूज़ होती है और इनके डिस्क्रिप्शन दिए गए हैं। तो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, ईच यूनिट को इक्वल चांस होता है, मतलब उसको हम पिक करेंगे या नहीं करेंगे। तो ए का हो जाएगा हमारा सेकंड, ए का सेकंड होते ही हमारा आंसर आ गया बी। ठीक है, तो बी का थर्ड। सिस्टेमेटिक सैम्पलिंग क्या होता है, द के इंटरवल इज ऑब्टेन्ड बाय एन and the unit are drawn using the same where n is population number यहाँ पर n का नंबर, n का मीन्स नंबर है, नंबर इज पॉपुलेशन साइज एंड नंबर इज डिजायर्ड सैंपल साइज। तो सिस्टेमेटिक सैम्पलिंग यही होती है जब हम क्या है कि एक नंबर को डिसाइड कर लेते हैं, जैसे 20, 25, 30। तो ये हमारी सिस्टेमेटिक सैम्पलिंग होती है। एक सिस्टम मतलब एक सिस्टेमेटिक ढंग से हम सैम्पलिंग करते हैं कि हमें 25 वाला नंबर चूज़ करना है, फिर उसके बाद हमें 30 वाला करना है, फिर 30 के बाद 35 वाला, 35 के बाद 40 वाला। फिर होता है हमारा डायमेंशनल सैम्पलिंग। डायमेंशनल सैम्पलिंग क्या होती है, डायमेंशनल सैम्पलिंग होती है द यूनिट्स आर आइडेंटिफाइड इन टर्म्स ऑफ वेरियस स्पेसिफिक फीचर्स आइडेंटिफाइड बिफोर ड्राइंग अ सैम्पल स्ट्रक्चर।
इसमें हम क्या है कि एक डायमेंशनल बना लेते हैं, जिसमें क्या है कि हम जो हमारे सैंपल स्ट्रक्चर होते हैं उनको आइडेंटिफाई करने से पहले हम उनके स्पेसिफिक फीचर्स को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो ये हमारा डायमेंशनल हो जाता है। तो सी का हमारा 1 हो जाएगा। फिर हमारा डी का क्या हो जाएगा, डी का हमारा हो जाएगा 4 स्नोबॉल सैम्पलिंग फर्स्ट मेंबर यूनिट इज यूज टू आइडेंटिफाई द सेकंड यूनिट एंड सो ऑन। मतलब चेन वाली चलती है कि हम एक मेंबर को चूज कर लेते हैं, फिर वो बाकी के 3 मेंबर को करेगा, फिर वो बाकी के 3 मेंबर फिर 3 मेंबर को करेंगे। तो ये हमारी स्नोबॉल सैम्पलिंग होती है। तो डी का हो जाएगा हमारा 4। तो ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाता है, मतलब सेकेंड ऑप्शन। ये हिंदी वालों के लिए सूची 1 दी गई है, सूची 2 गई है। तो पहले में क्या है कि प्रति चयन की तकनीक दी गई है, मतलब सैम्पलिंग, और दूसरे में क्या है कि डिस्क्रिप्शन दिया गया है। फर्स्ट में क्या है, सामान्य यादृच्छिक प्रतिचयन। तो ये क्या होता है, ये हमारा होता है प्रत्येक यूनिट को इक्वल चांस होता है चूज होने का। तो ए का हमारा सेकंड हो जाएगा। व्यवस्थित प्रतिचयन, जिसमें क्या है कि हम एक सिस्टम बना लेते हैं कि हमें मतलब कौन सा नंबर चूज़ करना है। जैसे हमें 30 वाला करना है, फिर हम 33 वाला करेंगे, फिर 36, ऐसे करके। तो बी का हो जाएगा थर्ड। सी का क्या है, व्योमात्मक प्रतिचयन। इसमें हम एक क्या है कि इसमें एक हम आरेख बना लेते हैं, मतलब किसी की विशिष्ट जो सबसे स्पेसिफिक होता है हम उसको चूज़ करते हैं और उस मतलब एक डायमेंशनल बना लेते हैं। सी का 1, डी का 4। तो डी इसमें क्या करते हैं कि जो स्नोबॉल प्रतिचयन होता है उसमें हम क्या करते हैं कि हम सिर्फ पहली यूनिट को चूज़ करते हैं। पहली यूनिट हमारी दूसरी यूनिट को चूज़ करेगी, दूसरी यूनिट हमारी तीसरी यूनिट को चूज़ करेगी। तो डी का हमारा 4 हो जाता है, सेकेंड ऑप्शन राइट हो जाता है हमारे यहाँ से। ये असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। तो असर्शन क्या बोलते हैं, एम्पिरिको इंडक्टिव पैराडिगम इन रिसर्च फोकस ऑन मीनिंग गिवन सब्जेक्टिव पर्सपेक्टिव टू डिफिसिट रियलिटी। तो जो एम्पेरिको इंडक्टिव पैराडिगम होता है वो क्या है कि रिसर्च में फोकस करता है ताकि कि जो सब्जेक्टिव मीनिंग है पर्सपेक्टिव टू डिफिसिट रियलिटी, मतलब आत्मनिष्ठ जो दृष्टिकोण होता है उस पर बल देता है, मतलब सब्जेक्टिव पर्सपेक्टिव पर बल देता है ये। तो बिल्कुल सही है, जो एम्पेरिको इंडक्टिव होता है वो हमारा सब्जेक्टिव ही होता है। तो यहाँ से हमारा असर्शन सही हो गया। द पर्पज ऑफ रिसर्च इन दिस पैराडिगम इज नॉट टू अराइव एट जनरलाइजेशन बट टू डिस्कवर द रियलिटी एज लिव्ड। तो ये क्या है कि डिस्कवर करता है, बिल्कुल सही है, बट क्या है कि जनरलाइजेशन नहीं करता है। जनरलाइजेशन हमारा डिडक्टिव में होता है, ठीक है, और डिडक्टिव हमारा ऑब्जेक्टिव होता है। तो यहाँ से हमारे ये दोनों ही सही हैं, और जो हमारा रीज़न है वो सही एक्सप्लेनेशन दे रहा है असर्शन की। तो इसलिए हमारा फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाता है। हिंदी वालों के लिए, शोध में इंद्रियानुभाविक आगमनात्मक प्रतिमान यथार्थ चित्रण के अर्थ प्रदायी आत्मनिष्ठ दृष्टिकोण पर बल देता है। बिल्कुल सही है, जो शोध में इंद्रियानुभाविक होता है वो सब्जेक्टिव होता है। और इस प्रतिमान में शोध का उद्देश्य सामान्यकरण पर पहुंचना नहीं है बल्कि सजीव यथार्थ की खोज करना है। बिल्कुल ये डिस्कवर करता है, लेकिन जो सामान्यकरण जनरलाइजेशन होता है वो हमारा डिडक्टिव में होता है। तो इसलिए हमारा रीज़न भी बिल्कुल सही है। तो ए आर दोनों सही हैं और आर ए की सही की व्याख्या, मतलब रीजन असर्शन की सही एक्सप्लेनेशन दे रहा है। तो इसलिए हमारा फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाता है। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कंसेप्ट ऑफ फ्रैक्शन ऑफ सिलेक्शन। फ्रैक्शन ऑफ सिलेक्शन किसने दिया था, 1954 में दिया था विल्बर सेमेन ने। तो ये याद रखना है आपको, विल्बर सेमेन ने दिया था 1954 में फ्रैक्शन ऑफ सिलेक्शन। इन द क्लासरूम कम्युनिकेशन इज डिटरमाइंड बाय द एक्सपेक्टेशन ऑफ रिवार्ड रिलेटेड। तो ये क्या जो एक्सपेक्टेशन ऑफ रिवार्ड होती है क्लासरूम कम्युनिकेशन में फ्रैक्शन ऑफ सिलेक्शन, तो वो किससे रिलेटेड होती है, एफर्ट्स नीडेड, रिव्यूज़ नीडेड, पीयर प्रेशर नीडेड, या फिर टाइम लैग नीडेड। तो वो होता है एफर्ट्स नीडेड से। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा राइट हो जाता है। फिर हिंदी वालों के लिए है, कक्षीय में चयन का भाग किसने दिया था, चयन के भाग 1954 में दिया था विल्बर सेमेन ने। और विल्बर सेमेन ने दिया था कि अवधारणा का निर्धारण निम्न में से संबंधित प्रतिबल की अपेक्षा द्वारा किया जाता है। तो ये आवश्यक प्रयास होता है, ठीक है। एफिकेसी ऑफ रिटर्न कम्युनिकेशन डिपेंड्स अपॉन। तो जो एफिकेसी होती है रिटर्न कम्युनिकेशन की वो किस पे डिपेंड होती है, लेंदी प्रेजेंटेशन बहुत, मतलब अगर लेंदी प्रेजेंटेशन होगी तो क्या आप देखोगे या फिर पढ़ोगे, नहीं पढ़ोगे ना। तो ये तो हमारा एलिमिनेट हो जाता है, ए हो जाएगा क्योंकि उसमें टाइम वेस्ट होता है। तो हमारा ए एलिमिनेट हो गया। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस स्ट्रक्चर, जब आपको समझ में ही नहीं आ रहा है, इजी लैंग्वेज यूज़ होनी चाहिए उसमें। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, उस
की प्रेजेंटेशन जब आपको समझ में नहीं आ रही है तो आप मार्क्स क्या दोगे? तो बी हमारा, या फिर उसको बोलोगे क्या गुड है, अच्छा है, बुरा है, कैसे बोलोगे? तो इसलिए बी हमारा एलिमिनेट हो जाता है। ए हमारा एलिमिनेट हो गया, बी हमारा एलिमिनेट हो गया। सी देख लेते हैं। एडिटिंग आफ्टर राइटिंग, राइटिंग के बाद एडिट करना बिल्कुल करना चाहिए। अगर कोई रॉन्ग हो गया है, फिर कुछ गलत लिख दिया है आपने, तो उसको हम आप एडिट कर सकते हो राइटिंग के बाद, तो सी हमारा हो जाएगा। फिर हमारा क्या है? डी, ब्रीवेटी इन सेंटेंसेस। ब्रीवेटी इन सेंटेंसेस मतलब जो उनकी बारीकियां हैं, उनकी सेंटेंसेस की सूक्ष्मता हैं, वाक्यों की जो सूक्ष्मता है उनको जानना, उनको समझना। तो ये होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि सेंटेंसेस की बारीकियां मतलब हमने लिखा कुछ है और आप समझ कुछ रहे हो, तो इससे क्या होगा? उससे आपको समझ में कम आएगा और प्रेजेंटेशन जो होना चाहिए वो नहीं होगा। इसलिए ब्रीविटी इन सेंटेंसेस, सेंटेंसेस की बारीकियों को समझना चाहिए। रिटर्न कम्युनिकेशन में बिल्कुल सही है, तो डी होना चाहिए। फिर ई, यूज ऑफ स्ट्रॉन्ग वर्ड। स्ट्रॉन्ग वर्ड को यूज़ करना चाहिए? नहीं। ईजी वर्ड को यूज़ करना चाहिए, तो ये भी हमारा नहीं होगा। फिर है इफेक्टिव यूज़ ऑफ वर्ड, मतलब ऐसे वर्ड यूज़ करना जो इफेक्टिव हो, बिल्कुल एफ होना चाहिए। तो सी डी एफ हमारा राइट आंसर हो जाता है। तो ए नहीं होना चाहिए हमारा, ये एलिमिनेट हो गया। बी नहीं होना चाहिए हमारा, ये एलिमिनेट हो गया। और हमारा क्या नहीं होना चाहिए? स्ट्रॉन्ग वर्ड को यूज़ करना। ई नहीं होना चाहिए, तो हमारा ये एलिमिनेट हो गया। लिखित संप्रेषण की प्रभाविता इन पर आधारित है। बहुत लंबा प्रस्तुतिकरण, अगर आप बहुत लंबा प्रस्तुतिकरण कर रहे हो, बहुत लंबा लिखा है आपने, जिसमें सिर्फ 2 लाइन का आंसर होना चाहिए, आपने पूरी रामायण लिख दी है, वो गलत हो जाएगा। ए हमारा एलिमिनेट हो गया। पेचीदा वाक्य विन्यास, अगर पेचीदा वाक्य विन्यास करोगे उसमें क्या है कि समझ में ही नहीं आएगा, तो बी भी हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। लिखने के बाद संपादन बिल्कुल करना चाहिए, एडिट जरूरी होता है लिखने के बाद, तो सी हमारा हो जाएगा। फिर उसके बाद है वाक्यों की में सूक्ष्मता, वाक्यों की सूक्ष्मता को हमें समझना चाहिए, तो ये डी भी होना चाहिए। फिर ई, कठिन शब्दों का प्रयोग। वाक्यों की सूक्ष्मता का मतलब क्या है कि हम जो लिख रहे हैं ना, उसका हमें मतलब पता होना चाहिए कि हम लिख रहे हैं, हम लिख कुछ और रहे हैं और उसका मतलब कुछ और है, तो फिर क्या है कि जो हमारा रिटर्न कम्युनिकेशन होगा वो ख़राब हो जाएगा। इसलिए हमें वाक्यों की सूक्ष्मता का पता होना चाहिए, डी होना चाहिए। कठिन शब्दों का प्रयोग करना, आसान शब्द का प्रयोग करना चाहिए, शब्दों का प्रभावी प्रयोग, ये होना चाहिए एफ, तो सी डी एफ थर्ड ऑप्शन हमारा राइट हो जाता है। इट इज रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द टीचर टू मेक स्टूडेंट्स एक्टिव लर्नर्स विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट इंटरएक्टिव टेक्निक्स। तो ये टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो स्टूडेंट है उसको एक्टिव लिसनर बनाए, मतलब हेल्प ऑफ डिफरेंट इंटरएक्टिव टेक्निक, जो मतलब बदल बदल के मेथड से या फिर डिफरेंट मेथड से, तो बिल्कुल सही। टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि एक जो लर्नर है वो एक्टिव बने, एक्टिव लिसनर बने, अच्छे से सुने, तो उसके लिए टीचर को टेक्निक्स अपनानी पड़ती हैं। कभी वो स्टोरी टेलिंग करती है, कभी क्या है कि डायग्राम बनाकर बताती है, कभी क्वेश्चन आंसर पूछ के बताती है। तो ये एक टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो टीचिंग को एक इफ़ेक्टिव बनाए, ताकि बच्चे क्या है कि अच्छे से सुने, इफ़ेक्टिव वे में उसको बताना चाहिए लर्नर को। रीज़न क्या है? इन टीचर सेंट्रिक कम्युनिकेशन स्टूडेंट टेंड टू बिकम पैसिव लिसनर्स। जो टीचर सेंट्रिक कम्युनिकेशन होता है उसमें स्टूडेंट क्या है कि पैसिव लिसनर होते हैं, बिल्कुल सही है। इसमें जो मेरे अकॉर्डिंग होना चाहिए वो बी होना चाहिए, क्योंकि जो रीज़न है वो सही एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा है असर्शन की। ऊपर क्या है कि रेस्पॉन्सिबिलिटी की बात हो रही है टीचर्स की कि स्टूडेंट को एक एक्टिव लिसनर बनाना चाहिए, और नीचे क्या है कि टीचर सेंट्रिक कम्युनिकेशन की बात हो रही है, तो दोनों ही अलग अलग बातें हैं, तो यहाँ पर होना भी चाहिए। बट जो NTA UGC नेट है उसने आंसर की में ए दिया है, मतलब बोथ ए आर ट्रू एंड रीज़न इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, तो हम ए ही लगा देते हैं, फर्स्ट ऑप्शन राइट है। ये एक अध्यापक की जिम्मेदारी है कि वह विभिन्न अंतर क्रिया तकनीकों की सहायता से विद्यार्थियों को सक्रिय श्रोता बनाए, बिल्कुल सही है। जिम्मेदारी अध्यापक की है कि वो डिफरेंट टेक्निक को यूज़ करके जो लर्नर हैं उनको एक्टिव बनाए ताकि वो सुन सकें अच्छे से। अध्यापक केंद्रित संप्रेषण विद्यार्थियों को निष्क्रिय श्रोता बना देता है, ये भी सही है। बट रीजन क्या है कि करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, क्योंकि ऊपर क्या है कि अध्यापक की जिम्मेदारी की बात हो रही है और टेक्निक्स की बात हो रही है, और नीचे क्या है कि टीचर सेंट्रिक कम्युनिकेशन की बात हो रही है, तो इसलिए ये क्या है दोनों ही बातें अलग अलग है। लेकिन जो NTA UGC नेट ने जो आंसर की में आंसर दिया है वो ए है, तो इसलिए मैं ए लगा देती हूँ, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग
इसका जो आंसर होना चाहिए वो सेकंड होना चाहिए। इसमें लिस्ट 1 लिस्ट 2 दी गई है, जिसमें क्या है टाइप ऑफ कम्युनिकेशन बताए गए हैं और करेक्टरिस्टिक्स बताए गए हैं। तो इंट्रापर्सनल में क्या होता है, इंट्रापर्सनल में हम खुद से बात कर सकते हैं, या फिर हम सपने में बात कर सकते हैं, या फिर हम मिरर के सामने वो खड़े होकर बात कर सकते हैं। तो इसलिए क्या होता है, विद वन सेल्फ होता है, अपने से ही बात करना। इंट्रापर्सनल ए का हो जाएगा 4, ए का 4 होते ही हमारा आ जाएगा आंसर, क्योंकि बाकी किसी में भी ए का 4 है ही नहीं। तो ये हमारा आंसर हो गया। फिर है इंटरपर्सनल में हम क्या है कि 2 पर्सन होते हैं जिनमें बात होती है बिटवीन पर्सन, तो इंटरपर्सनल हो गया बी का 1। फिर है ग्रुप में क्या होता है, विद इन अ स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन, एक ऑर्गेनाइजेशन होती है स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन जिसमें ग्रुप बने होते हैं, उसमें हम कम्युनिकेशन करते हैं। तो सी का 2 हो गया। मास क्या हो गया, लार्ज नंबर ऑफ अननोन ऑडियंस होती है, जैसे यूट्यूब हो गया, फेसबुक हो गया। तो इसमें डी का हमारा 3rd हो जाएगा आंसर, हमारा 4th ऑप्शन आ गया। हिंदी वालों के लिए सूची 1 दी गई है, सूची 2 दी गई है, जिसमें अंतव्यक्ति स्वयं से ही बात करता है, मिरर के सामने बात करता है, सपने में बात करता है, अपने आप से बात करता है। तो ए का 4 हो गया, आंसर आ गया हमारा। फिर है हमारा बी का 1, जो अंतर्व्यक्तिक होता है वो क्या है कि 2 या 2 से ज़्यादा व्यक्तियों में बात होती है, अंतर्व्यक्ति होता है, बी का 1। सी का हमारा 2 हो जाता है। लघु संगठन के बीच में होता है हमारा समूह, और जन समुदाय मास वाला हमारा क्या होता है, ज़्यादा स्रोत होता है, अज्ञात श्रोताओं की बड़ी संख्या, डी का 3rd। बहुत ईजी क्वेश्चन था। स्टेटमेंट 1 दी गई है, पर्सनैलिटी कन्फ्लिक्ट इन अ क्लासरूम सिचुएशन आर ए बैरियर टू इफेक्टिव इंटरेक्शन। इफेक्टिव इंटरेक्शन में बैरियर है अगर पर्सनैलिटी कन्फ्लिक्ट हुई क्लासरूम में, तो बिल्कुल सही है। अगर कन्फ्लिक्ट होगा तो इंटरेक्शन में बैरियर ही होगा, क्योंकि अच्छे से इंटरेक्शन नहीं हो पाएगा। फिर है सेकंड स्टेटमेंट है, इम्पर्सनल कम्युनिकेशन इज इनवेरिएबली कंसीडर्ड द बेस्ट सॉल्यूशन इन अ क्लासरूम एनवायरनमेंट। तो ये तो बिल्कुल ही रॉन्ग हो जाएगा। जो क्लासरूम एनवायरनमेंट के लिए सबसे अच्छा कम्युनिकेशन होता है वो हमारा होता है ग्रुप कम्युनिकेशन। तो सेकंड ऑप्शन हमारा रॉन्ग हो जाएगा। तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। तो 3rd ऑप्शन राइट हो जाएगा। कक्षागत स्थिति में व्यक्तित्व द्वंद्व प्रभावी अंतक्रिया के लिए बाधक है, बिल्कुल सही। अगर कन्फ्लिक्ट होगा, अगर द्वंद्व होगा तो प्रभावी जो इंटरेक्शन है वो नहीं हो पाएगा। तो कथन 1 तो हमारा हो गया सही। फिर है कथन 2, अव्यक्ति संप्रेषण कक्षागत परिवेश में प्राय सर्वोत्तम समाधान माना गया है। तो वो हमारा ग्रुप कम्युनिकेशन होता है जो कक्षा में सबसे अच्छा समाधान माना जाता है। तो कथन 2 हमारा रॉन्ग हो गया, इसलिए हमारा जो राइट आंसर है वो 3rd ऑप्शन हो गया। कथन 1 सही है और कथन, तो ये मैथमेटिकल रीजनिंग है। गिवन 3 नंबर्स, तो 3 नंबर दिए हुए हैं जिसमें फर्स्ट इज ट्वाइस द सेकंड। तो फर्स्ट वाला क्या है, सेकंड का ट्वाइस है। फर्स्ट वाला अगर सेकंड का ट्वाइस है तो फर्स्ट वाला क्या होगा, फर्स्ट वाला 2 हो जाएगा और सेकंड वाला हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट वाला सेकंड वाले का क्या है, ट्वाइस है। तो ये हमारे 1 हो गया और ये हमारा ट्वाइस हो गया ना, 2। फिर क्या बोला गया है कि एंड इज द हाफ ऑफ द थर्ड, और थर्ड वाले का जो फर्स्ट है वो क्या है, हाफ है। तो हाफ कैसे हो जाएगा, अगर हम यहाँ 3 लिख देंगे तो हाफ हो जाएगा, नहीं होगा। 3 लिख देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, हाफ नहीं होगा। कैसे होगा हाफ, हाफ होगा अगर हम यहाँ पर 4 लिख देते हैं। हाफ हमारा कैसे होगा, अगर हम 2 1 2 4 लिख देते हैं। ठीक है, 4 का 2 हाफ है, 1 का ट्वाइस है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही इक्वेशन बन गई, बिल्कुल सही बन गई। तो अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन हमने बना ली है। नंबर कितने हैं, नंबर ये 3 हैं। ठीक है, इज इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, 56, क्योंकि ये दिया गया है 56। इफ़ द एवरेज ऑफ 3 नंबर इज 56 देन द डिफरेंस ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड नंबर। तो डिफरेंस ढूंढना है फर्स्ट एंड थर्ड नंबर में। तो अब हम इसको क्या कर लेंगे, इसको हम 2a, इसको 1a, यहाँ पर खाली a भी लिख सकते हैं, 4a। ठीक है, तो हमारा कितना हो गया, 7a आ गया। 7a/3 इज इक्वल टू 56 हो गया। ठीक है, क्योंकि 56 दिया हुआ है। ये हमने इक्वेशन बनाई है। कैसे इक्वेशन बनाई है, यहाँ से इक्वेशन बनना देख के बनाई है। फर्स्ट इज ट्वाइस द सेकंड, तो सेकंड अगर हमारा 1 होगा जब भी फर्स्ट वाला ट्वाइस होगा 2, और एंड इज हाफ ऑफ द थर्ड। तो हाफ मतलब फर्स्ट वाला हाफ है, थर्ड का तो हाफ कैसे होगा, जब 2 होगा आगे
फर्स्ट वाला हमारा 2 होगा और जो थर्ड वाला है हमारा 4 होगा, जब ही हाफ होगा। ठीक है, तो हमने इक्वेशन बना ली। 7a 56 बाय हमारा थर्ड आ गया। फिर हम क्या कर लेंगे, a इज इक्वल टू 56 बाय 7 नीचे आ जाएगा, मल्टीप्लाई में 3 आ जाएगा। 7 8 ज़ा 56, 8 3 ज़ा 24 आ गया हमारा। ठीक है, तो 24 आ गया हमारा। ये हमारा क्या है, ये हमारा 1 का आया है, मतलब सिर्फ 24 हमारा 1 का आया है। ठीक है, मतलब 1 का क्या आया है, सिर्फ एक ए आया है हमारा 24। ठीक है, फिर या तो आप ऐसे कर सकते हो 24 मल्टीप्लाई ये वाला, क्योंकि फर्स्ट एंड थर्ड में पूछा है तो फर्स्ट हमारा ये था, सेकंड हमारा ये था, थर्ड हमारा ये था, तो फर्स्ट इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए 2 से, कितना आ जाएगा 48। ठीक है, फिर 24 को थर्ड वाले का पूछा है तो 24 को मल्टीप्लाई किया हमने 4 से, तो हमारा क्या आ गया 96। 96 में से जब 48 को माइनस किया हमारा क्या आ गया 48, आंसर आ गया। या फिर आप ऐसे कर सकते हो, कि 4a ये वाला थर्ड हमारा और ये 2 डिफरेंस बताना, माइनस 2a इज इक्वल टू 24 जो हमारा आया है ये 24 ये वाला। ठीक है, फिर 2a इज इक्वल टू 24, a 24 मल्टीप्लाई 2, तो हमारा क्या आ गया a 48 आ गया। तो 48 का डिफरेंस हो गया। तो आप कोई सा भी मेथड यूज कर सकते हो, या तो 24 को आप फर्स्ट वाले से पहले मल्टीप्लाई कीजिए, फिर थर्ड वाले से मल्टीप्लाई कीजिए, और जो ज़्यादा है उसमें से छोटे वाले को माइनस कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। या फिर आप डायरेक्ट कर लीजिए, जो फर्स्ट एंड थर्ड में को मतलब डिफरेंस बताने के लिए 4a में से माइनस 2a कर दीजिए, और जो 24 को 4 है जो माइनस करके आएगा 2 उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से हमारा आंसर कौन सा हो गया, आंसर हो गया 4। एक बार फिर से बता देती हूँ मैंने क्या किया। जो फर्स्ट इज ट्वाइस, फर्स्ट क्या है ट्वाइस है सेकंड का, तो ट्वाइस का वो कैसा होता है, अगर हम सेकंड वाले को हम 1 मान लेंगे, जब भी हमारा फर्स्ट वाला ट्वाइस होगा 2 हो गया। फिर क्या बोला गया है, एंड इज द हाफ ऑफ द थर्ड, जो फर्स्ट वाला है हाफ है थर्ड वाले से, तो हाफ कैसे होगा, हम यहाँ पे अगर हम 3 लिख देंगे थर्ड में तो हमारा हाफ हो जाएगा, नहीं होगा। 4 लिख देंगे तो हाफ हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है, फिर हमने इसको की इक्वेशन बना ली 2a प्लस a, या 1a भी लिख सकते हो, प्लस 4a, कितना हो गया ये 7 हो गया। 4 5 4 और 2 6 6 और 1 7, मतलब हमने क्या किया इनको प्लस कर लिया, ये हमारा 7 हो गया। इज इक्वल टू हमारा 54 दिया हुआ है, 56 मतलब 3 नंबर जो हैं उनकी एवरेज क्या है, 3 नंबर्स की एवरेज 56 है, तो हमने इज इक्वल में 56 लिख दिया। सॉरी यहाँ पर 3 आएगा, यहाँ पर 3 होगा आएगा, 3 नंबर्स है ना, तो 3 नंबर्स आएगा। फिर हमने इसको क्या किया प्लस कर लिया, 7a बाई 3 इज इक्वल टू 56। फिर हमने क्या किया इसको सॉल्व कर दिया, a आएगा तो 56 हमारा ऊपर आ जाएगा, 7 हमारा नीचे चले जाएगा, और मल्टीप्लाई में हमारा 3 आ जाएगा। 7 8 ज़ा 56, 8 3 ज़ा हमारा 24। ये हमारा जो हमारी 1 नंबर था वो आया है, मतलब एक नंबर हमारा 24 था उसमें से। ठीक है, फिर क्या बताना है हमें, डिफरेंस बताना है किसका, फर्स्ट एंड थर्ड का। तो फर्स्ट हमारा ये है, सेकंड हमारा ये है, थर्ड हमारा ये है, फर्स्ट एंड सेकंड का। तो हमें सिंपली क्या करेंगे, 24 को 2 से हम क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा, जब हमने 24 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा कितना आ गया 48। फिर हम 24 को ही 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जब हमने 24 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा 96 आ गया। 96 में से हमने 48 को माइनस किया तो हमारा क्या आ गया 48 आ गया, आंसर आ गया, बिल्कुल आ गया। या फिर आप ऐसे कर सकते हो, ये 4a है ये 2a है, हम इसकी दोबारा से इक्वेशन बना लेते हैं। 4a माइनस 2a इज इक्वल टू, जो हमारा ये 24 आया ये, तो 24। फिर हमारा क्या आ गया, 4a में से 2a गया तो 2a आ गया, 2a इज इक्वल टू 24। फिर a इज इक्वल टू 24 मल्टीप्लाई 2, तो हमारा 48 आ गया। आप कोई सा भी मेथड यूज़ कर लीजिए, आंसर सही आएगा। सेकेंड ऑप्शन हमारा राइट हो जाता है। आइडेंटिफाई द नेक्स्ट टर्म इन द सीरीज, तो नेक्स्ट टर्म कौन सी है इसमें, तो 2 और 10 के बीच में कितना क्या डिफरेंट है, डिफरेंस है 8 का, डिफरेंस 8 का है। 10 और 20 के बीच में 26 के बीच में 16 का है।
26 और 50 के बीच में 24 का है, तो क्या चल रहा है, 8 8 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32। तो 50 में जब हमने 32 प्लस कर दिए तो हमारा कितना आएगा, 82। तो थर्ड ऑप्शन हमारा राइट हो जाता है। मतलब डिफरेंट चल रहा है, 8 का, 16 का, 24 का, 32 का। 8 का टेबल लेना है आपको, 8 का टेबल वाला ही चल रहा है डिफरेंस। पहले 8 है, फिर 16, फिर 24, फिर 32। ठीक है, 10 में से 2 माइनस किया तो हमारा 8 आया, 26 में से माइनस हमने 10 किया तो 16 आया। 26 और 50 के बीच में जो डिफरेंस है, मतलब 50 में से 26 हमने माइनस किया, 24 आया। फिर आगे क्या आना चाहिए, 8 4 से 32 होता है, 50 में 32 को प्लस कर देना है, हमारा आंसर आ जाएगा 82। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए सम ऑफ रस 50,000 इज इन्वेस्टेड इन अ बैंक डिपॉजिट फॉर 1 ईयर एट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 10% पर एनम। मतलब एक सम ऑफ 50,000 क्या है कि इन्वेस्ट किया गया है, बैंक में डिपॉजिट किया गया है 1 साल के लिए, और जो उसकी दर है, जो उसका रेट है वो 10% पर एनम है, मतलब पर ईयरली, कंपाउंडेड ऑन अ हाफ ईयरली बेसिस। जो कंपाउंडेड लगाया गया है वो हाफ ईयरली बेसिस पे लगाया गया है, मतलब हर 6 महीने में लगेगा। वट इज द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 1 ईयर, और 1 साल के बाद उसका अमाउंट क्या होगा। ठीक है, तो हिंदी वालों के लिए मैंने ऐड नहीं किया है, बट मैं हिंदी में बता देती हूँ कि एक 50,000 की रकम है जो 1 साल के लिए 10% के ब्याज पर जमा की गई है एक बैंक में, और उस पर जो ब्याज लगेगा, मतलब ब्याज लगेगा वो अर्धवार्षिक, मतलब हाफ ईयरली लगेगा, 6 महीने में एक बार लगेगा। तो 1 साल के बाद उसकी ब्याज रकम क्या होगी। एक तो मेथड ये है कि आप डायरेक्ट कीजिए, डायरेक्ट कीजिए, जैसे 50,000 है, ठीक है। फिर रेट क्या है, 10% दिया हुआ है, कुछ नहीं कर रही हूँ, 10%, और किस बेसिस पे लगने वाला है, हाफ ईयरली के बेसिस पे। हाफ ईयरली मतलब 6 × 12 × 100। ठीक है, ऐसे कीजिए, 0 से 0 कट गया, 6 2 ज़ा 12, 2 5 ज़ा 20, क्या आएगा 2500 आ गया। ठीक है, या तो ऐसे कीजिए। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, इन 50,000 में हमें 2500 को प्लस कर देना है, प्लस 2500, हमारा क्या आ जाएगा 52500। अब इस पे फिर से हमें क्या है कि सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। कैसे, 5250, फिर वही 10, हाफ ईयरली है इसलिए 6/12 हो जाएगा, 6 मंथ मतलब 6/12, और 100, 0 से 0, 6 2 ज़ा 12, 2 5 ज़ा 10, और जब हमने 525 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा क्या आया, जब हमने 525 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे क्या आएगा 2625। ठीक है, ये आ गया। पेन चेंज कर लेती हूँ, ये आ गया हमारा। तो हमारा पहले क्या आया था, पहले हमारा ये आया था, और अब हमारा ये आया है। इन दोनों को प्लस कर दीजिए, प्लस किया, क्या आ रहा है 5125 आ रहा है। कहाँ है, फर्स्ट ऑप्शन में है, राइट हो गया बिल्कुल। या तो इस मेथड से कीजिए, नहीं तो फिर वो लॉन्ग वाला मेथड है, मैं बता देती हूँ आपको कैसे करना है। इसको डिलीट कर देती हूँ। इसमें क्या करना है, आपको फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला कौन सा है, प्रिंसिपल 1 प्लस ऊपर रेट आएगा बाय 100 एन -1, ये वाला फॉर्मूला लगाना है। तो प्रिंसिपल हमारा क्या है 50,000 है। ठीक है, फिर उसके बाद 1, रेट क्या है हमारा भाई, जब हमारा 1 ईयर का 10% है तो हाफ ईयर का कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, 100 एन कितना हो गया 2 हो गया, क्योंकि 2 बार मिल रहा है, हाफ हाफ करके 2 बार मिल रहा है ना, तो इसलिए 2 हो जाएगा, 2 लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पे टाइम आता है तो 2 बार मिल रहा है, साल में 2 बार मिल रहा है, इसलिए 2 बार 2 हो जाएगा आगे ऊपर -1। ठीक है,
फिर उसके बाद 50,000, इसको यहाँ पर कट कर देते हैं क्योंकि जगह नहीं है, मैं यहीं पर कट कर देती हूँ। 5 1 जा 5, 5 2 जा 20, 0, 21/20, तो क्या आ जाएगा 21/, क्योंकि हमने ब्रैकेट खोल लिए, यहाँ पर 2 आ जाएगा और यहाँ -1 आ जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। फिर उसके बाद क्या होगा, 2 है तो 21 को जब हमने 21 से मल्टीप्लाई करेंगे, पेन चेंज कर लेती हूँ, 21 को 21 से मल्टीप्लाई किया हमने, यहाँ पर लिख देती हूँ 50,000। 21 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आएगा, जब हमने 21 को 21 से मल्टीप्लाई किया तो 441 आएगा, और 20 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 आएगा। ठीक है, ये सॉल्व हो जाएगा, -1 आ जाएगा, -1। ठीक है, ये हो गया। फिर उसके बाद क्या करना है हमें, 50,000। ठीक है, तो इसको 400 बन जा 400 मल्टीप्लाई बाय 400, ये आएगी इक्वेशन। फिर 50,000, ऊपर का मैं ये वाला फॉर्मूला हटा देती हूँ। ठीक है, यहाँ करा देती हूँ। तो फिर आएगा 50,000, ये क्या आ गया, मल्टीप्लाई में 41 मल्टीप्लाई में बाय 400। अब इसको हमें सॉल्व कर लेना है। इसको हमने इससे कर दिया, 0 से 0 कट गई। फिर हम 4 से इसको काट देते हैं, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20। 125 को 41 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 5125, और ये हमारा आंसर आ गया। आप ऐसे करना जा रहे हो, फॉर्मूले से जा रहे हो तो ऐसे जाओ, और वैसे जाना है सिंपल इंटरेस्ट से जाना है तो सिंपल इंटरेस्ट से जाओ, जो आपको इजी लगे उससे जाना। मैंने दोनों तरीके का आपको करा दिए हैं। इसमें नेक्स्ट टर्म पूछी गई है, तो नेक्स्ट टर्म क्या होगी, इसमें ये पूछा गया है। तो ए के बाद बी आ रहा है, सी आ रहा है, डी आ रहा है, तो ई आएगा। तो ई कौन से ऑप्शन में हमारा, फर्स्ट सेकंड थर्ड में है। फिर उसके बाद बी आ रहा है, सी आ रहा है, डी आ रहा है, ई आ रहा है, तो एफ आएगा। एफ भी हमारा फर्स्ट सेकंड थर्ड में है। फिर उसके बाद क्या आ रहा है, सी डी ई एफ जी आएगा। जी हमारा सेकंड एंड थर्ड में है। फिर उसके बाद एफ जी एच आई जे आएगा। तो थर्ड ऑप्शन हमारा राइट हो जाता है, मतलब एक ही छोड़ के आ रहा है, कुछ नहीं करना है, बस आगे जो लेटर्स हैं वो काउंट करते जाने हैं। तो ई एफ जी आई थर्ड ऑप्शन हमारा राइट हो जाता है। सिक्वेंशल ऑर्डर ऑफ सिलोजिज्म इन न्याय फिलोसफी इज, न्याय फिलोसफी के अंदर अकॉर्डिंग जो सिलोजिज्म है उनको क्या है कि सिक्वेंशल ऑर्डर में लगाना है। सबसे पहले क्या आएगा, उसके बाद ऐसे करके। तो पहले क्या आएगा, सबसे पहले हमारा क्या आता है, सबसे पहला हमारा आता है प्रतिज्ञा। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा क्या आता है, हेतु ई सी। फिर उसके बाद क्या आता है, पहले हमारा प्रतिज्ञा आया, फिर हमारा हेतु आया, फिर उसके बाद हमारा आता है उदाहरणा ई सी बी हमारा सेकंड ऑप्शन में है। फिर उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आएगा उपनयन, डी आना चाहिए, फिर ए आना चाहिए। तो ये क्या है कि क्वेश्चन रॉन्ग था, इस वजह से इसके सबको आंसर मिले थे। तो यहाँ से हमारा यहाँ पे डी आएगा, फिर उसके बाद ए आएगा, मतलब यहाँ पर ए की जगह डी आएगा और फिर ए आएगा। ठीक है, इस वजह से ये क्या एलिमिनेट कर दिया था। न्याय दर्शन में न्याय वाक्य की क्रमबद्धता बताओ। तो सबसे पहले प्रतिज्ञा आता है, प्रतिज्ञा के बाद हेतु आता है, हेतु के बाद उदाहरण आता है। तो ई सी बी तक तो हमारा सही है। फिर उसके बाद हमारा पहले क्या आएगा, जो निगमन है वो हमारा लास्ट में आता है, और उससे पहले हमारा उपनयन आता है। व्हाट इज द सिक्वेंशनल ऑर्डर ऑफ अ कॉम्प्रिहेंसिबल सेंटेंस इन न्याय फिलोसफी। तो न्याय फिलोसफी में कॉम्प्रिहेंसिबल जो सेंटेंस है उसको सिक्वेंशियल ऑर्डर में लगाना है। तो सबसे पहले क्या आता है हमारा, सबसे पहले आकांक्षा आता है। तो आकांक्षा हमारा सबसे पहले क्या है, बी में ही है, आकांक्षा आता है। फिर उसके बाद हमारा क्या आता है, फिर हमारा आता है योग्यता, फिर योग्यता के बाद हमारा तात्पर्य आता है, और तात्पर्य के बाद आता है हमारा संधिधि। ठीक है, संत्रिधि क्या पढ़ेंगे ये, तो ए बी डी सी होगा, मतलब पहले क्या है आकांक्षा,
AYT, ठीक है, AYST, A आकांक्षा, Y योग्यता, S सन्निधि और T मतलब तात्पर्य। हिंदी वालों के लिए न्याय दर्शन शास्त्र में बोधगम्य वाक्य की क्रमबद्धता लिखिए। पहले आकांक्षा आएगा, योग्यता आएगा, फिर संतृधि आएगा, फिर तात्पर्य आएगा। सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। टू इन्फर रेन इन द पास्ट बाय परसीविंग मडी वाटर इन द पॉन्ड इज, तो मतलब क्या है कि मडी वाटर है और इससे पता लगाया जा रहा है कि पास्ट में रेन आई थी, तो ये कौन सा है ये पूछा गया है। तो पूर्ववत अनुमान, शेषवत अनुमान, बोध पूर्ववत अनुमान एंड शेषवतम अनुमान या फिर कंपैरिजन। तो वो हमारा शेषवताम अनुमान होता है, शेषवत अनुमान होता है। जब हम क्या है कि जो चीज़ छूट जाती है उसके बेसिस पर हम पता लगाते हैं कि पहले क्या हुआ था। जैसे वहाँ पर कीचड़ हो रखा है तो हमने पता लगाया कि बारिश हुई थी, इस वजह से कीचड़ हो रखी है। तो शेष क्या रह गया, कीचड़ रह गया, पानी रह गया। तो इस वजह से उसके अकॉर्डिंग हमने पूर्वानुमान लगा लिया कि क्या है कि वहाँ पर बारिश हुई थी, तो इसको हम शेषवत अनुमान बताएं। जो बचे हुए से हम अनुमान लगा लेते हैं उसको हम शेषवत अनुमान कहते हैं। तालाब में कीचड़ युक्त पानी के पूर्व में बारिश होने का निष्कर्ष निकालना है, तो ये हमारा शेषवत अनुमान होता है। तो सेकंड ऑप्शन राइट हो जाता है। द फॉलिसी हेत्वाभास प्रोड्यूस इन द कंक्लूजन ड्यू टू रेपुडिएशन ऑफ द संध्या बाय हेतु इज नोन एज, मतलब जो संध्या की रेपुडिएशन के कारण कंक्लूजन निकलता है वो कौन सी फॉलिसी होती है या फिर कौन सा हेतु, उस हेतु को हम क्या जानते हैं। जो फॉलिसी प्रोड्यूस होती है मतलब रेपुडिएशन ऑफ संध्या की रेपुडिएशन के कारण उस जो कंक्लूजन निकलता है उस हेतु को हम क्या कहते हैं। सव्य विचारा, वृद्धा, सत्य प्रतिपक्षा या फिर असिद्धा, तो उसको हम बोलते हैं वृद्धा, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन हमारा राइट हो जाता है। हेतु द्वारा संध्या के खंडन के कारण जो निष्कर्ष निकलता है वो कौन सा हेत्वाभास कहा जाता है, तो वो हमारा वृद्ध होता है। हेतु द्वारा जब संध्या के खंडन के कारण जो निष्कर्ष निकलता है उसको हम वृद्ध बोलते हैं। यहाँ पर दो प्रपोजिशन दी गई हैं। टू ऑफ देम आर रिलेटेड इन सच अ वे, तो जो दो हैं वो ऐसे इस प्रकार रिलेटेड हैं दैट दे कैन नॉट बी ट्रू, मतलब वो ट्रू नहीं हो सकते। आल्दो दे कैन बी फॉल्स, बट वो क्या है फॉल्स हो सकते हैं। सिलेक्ट द कोड दैट स्टेज दोज टू प्रपोजिशन, तो जो क्या है कि दे कैन नॉट बी ट्रू टूगेदर, आल्दो दे कैन बी फॉल्स टूगेदर, वो कौन सा हमारा होता है, वो कॉन्ट्रेरी होता है। और कॉन्ट्रेरी में रिलेशन कौन सा होता है, मैंने बताया था आपको, ठीक है। ये हमारा कॉन्ट्रेरी होता है जिसमें हम क्या है कि दे कैन नॉट बी ट्रू टूगेदर, दे कैन बी फॉल्स, तो ये कॉन्ट्रेरी हमारा ये वाला होता है। और इसमें जो रिलेशन होता है ऑल और नो के बीच में होता है, ठीक है। तो सीधे सीधे ऑल और नो वाली जो स्टेटमेंट होगी वो सही होगी। तो ऑल मैन आर ऑनेस्ट बिल्कुल सही है, नो मैन आर ऑनेस्ट बी, तो ए एंड बी मतलब फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाता है। और ऑल और सम के बीच में जो रिलेशन होता है वो अल्टर्न होता है, सब अल्टर्न होता है। और नो और सम नॉट के बीच में जो होता है वो भी सब अल्टर्न होता है। और जो सम और सम नॉट के बीच में होता है वो सब कॉन्ट्रेरी होता है। और ये वाला जो रिलेशन होता है ये कॉन्ट्राडिक्टरी होता है। तो मैंने बता दिया जो कॉन्ट्रेरी रिलेशन होता है वो होता है सभी और कोई के नहीं के बीच में। तो ऑल और नो वाली स्टेटमेंट हमारी यहाँ पे सही हो जाती है, तो ए ऑप्शन हमारा राइट हो जाता है। यहाँ सम नॉट है तो ए ऑप्शन हमारा राइट हो जाता है। ए ऑप्शन कहाँ है, यहाँ पे है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एब्रीविएशन ऑफ IoT, IoT की फुल फॉर्म क्या है, तो IoT की फुल फॉर्म होती है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो यहाँ से सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। विच टाइप ऑफ मेमोरी होल्ड द कंप्यूटर स्टार्टअप रूटीन, तो स्टार्टअप रूटीन के लिए कंप्यूटर की कौन सी मेमोरी यूज होती है, वो हमारी रोम होती है। थर्ड ऑप्शन राइट हो जाता है। नीचे हिंदी वालों के लिए मेमोरी का एक प्रकार जो कंप्यूटर स्टार्टअप के लिए होता है तो वो रोम होता है, तो रोम हमारे थर्ड ऑप्शन है। टोटल नंबर ऑफ मोबाइल यूजर्स इन इंडिया इज इंक्रीजिंग रैपिडली, असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। तो जो टोटल नंबर है मोबाइल यूजर्स के इंडिया में वो इंक्रीज होते जा रहे हैं तेजी से, बिल्कुल सही है। द कॉस्ट ऑफ द मोबाइल इज डिक्रीजिंग, रीजन बोल रहा है कि जो
इस कारण क्या है कि जो मोबाइल की कॉस्ट है वो डिक्रीज़ हो रही है, बिल्कुल सही है। जब प्रोडक्शन की मांग बढ़ती है तो जो क्या नाम है रेट है वो कम हो जाता है। तो यहाँ से हमारा ए, बोथ ए आर करेक्ट, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो यहाँ से हमारा ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। नीचे क्या है कि अभिकथन और तर्क दिए गए हैं। तो अभिकथन क्या बोलता है, भारत में मोबाइल प्रयोगकर्ता की संख्या तेजी से बढ़ रही है, बिल्कुल सही है। और इसी कारण क्या है कि मोबाइल की कीमत कम हो रही है, बिल्कुल सही है। तो ए आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या बता रहा है। तो फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। द फाइल एक्सटेंशन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट इन ऑफिस 2007 इज। तो फाइल जो ऑफिस 2007 वर्ड डॉक्यूमेंट का माइक्रोसॉफ्ट का फाइल एक्सटेंशन कौन सा है। डॉक्स, पीएनजी तो वैसे भी इमेज की होती है, डॉक या फिर जेपीजी भी इमेज की होती है। तो यहाँ से जो आंसर होगा वो होगा डॉक्स। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा राइट हो जाता है। ये दोनों तो इमेज की हैं। ऑफिस 2007 में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट का पहला फाइल विस्तार क्या है, तो वो हमारा डॉक्स है। दो तो एलिमिनेट ही हो गए। 9 का बाइनरी नंबर बताना है। तो बाइनरी हम कैसे निकालते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हुए चले जाते हैं। 2 4 जा 8, सॉरी डिवाइड करते हुए चले जाते हैं। तो क्या 1 कैरी, 2 2 जा 4, 0 कैरी, 2 1 जा 2, 0 कैरी। तो क्या आया हमारा, हम ऐसे जाते हैं, मतलब नीचे से ऊपर जाते हैं। तो 1 0 0 1, 1 0 0 1 कहाँ है हमारा, सेकंड ऑप्शन में, सेकंड राइट हो जाता है। यहाँ पर इंग्लिश वालों के लिए क्वेश्चन ऐड नहीं हो पाया है, एडिटिंग में प्रॉब्लम हो गई है। तो मैं क्वेश्चन बता देती हूँ। द फिनोमिनन ऑफ ओजोन डिप्लीशंस इज कॉज्ड बाय, मतलब डिप्लीट होती जा रही है जो ओजोन, उसके कारण क्या है, डिप्लीशंस के कारण क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है, ए ऑप्शन है हमारा वोलेटाइल क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन्स। सेकंड ऑप्शन है हमारा एमिशन फ्रॉम थर्मल पावर प्लांट्स। सी ऑप्शन है हमारा कंबंजेशन ऑफ अर्बन वेस्ट, कंबंजेशन होता है जो अर्बन वेस्ट में। डी है हमारा एक्सेसिव यूज ऑफ नाइट्रोजन कंटेनिंग फर्टिलाइजर्स। तो इसका जो कारण है ओजोन डिप्लीशंस का, वो सबसे पहले क्या है, ए है हमारा। ए क्या है, ए में क्या है हमारा वोलेटाइल्ड क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन, मतलब CFCS। और जी है जिसमें क्या है एक्सेसिव यूज़ ऑफ नाइट्रोजन कंटेनिंग फर्टिलाइजर, जो हमारा HCFCS में होता है। तो ए एंड डी हमारा राइट हो गया। ओजोन परत के डिप्लीशंस के क्या कारण है, मतलब क्षरण के क्या कारण है। वासिल क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन्स, थर्मल पावर प्लांटों से उत्सर्जन, ओबट वेस्ट का दहन, नाइट्रोजन समविष्ट उर्वरक का अत्यधिक प्रयोग। तो ए एंड डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि CFCS और HCFCS से होता है। तो जो हमारे वासिल क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन है वो HCF से, और जो नाइट्रोजन समविष्ट उर्वरक का अत्यधिक प्रयोग है वो हमारा HCFCS से आता है। तो ए एंड डी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट एन इशू टू बी एड्रेस्ड अंडर मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। तो कौन से मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स के अंडर एक इशू नहीं है। चाइल्ड मोरालिटी है। फिर है हमारा एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, ये भी है। ह्यूमन राइट नहीं है हमारा, थर्ड ऑप्शन हमारा राइट हो जाता है। प्राइमरी एजुकेशन भी है, तो हमारा थर्ड ऑप्शन राइट हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा मुद्दा नहीं है जिसका सहजवादी विकास लक्ष्यों के तहत समाधान किया जाता है, तो वो हमारा है मानव अधिकार। ये वाला क्वेश्चन 24 सितंबर 2020 का जो क्वेश्चन पेपर आया था उसमें भी आया था, मतलब 25 सितंबर का मैं करा रही हूँ, 24 मतलब एक दिन पहले भी आया था और आज भी इस वाले में क्वेश्चन पेपर में भी आया है। तो आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ कंट्रीज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो आइडेंटिफाई करना है डिक्रीजिंग ऑर्डर में ऑफ देयर कंट्रीब्यूशन ऑफ पर कैपिटा एमिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का कितना एमिशन करते हैं, ये सब डिक्रीजिंग ऑर्डर में करना है। डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब पहले सबसे ज़्यादा कौन करता है, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम। तो सबसे ज़्यादा करता है कौन,
यूएसए का क्या है 16.5 मीट्रिक टन है, ठीक है, 60.5 मीट्रिक टन। फिर उसके बाद कौन करता है, तो सबसे पहले कौन करता है, यूएसए करता है। सबसे ज़्यादा कौन करता है, यूएसए करता है। फिर उसके बाद जापान 9.5, जापान कितना करता है, 9.5 करता है। चीन 7.5 एंड जो इंडिया है वो 1.7 करता है। तो कौन सा हो गया, सी डी बी ए हमारा फर्स्ट ऑप्शन में है, ठीक है। तो यूएसए कितना करता है, यूएसए करता है कितना 16.5, जापान कितना करता है 9.5, चाइना 7.5 और इंडिया कितना है 1.7। हिंदी वालों के लिए वर्तमान में कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन के प्रति व्यक्ति उत्सर्जन में योगदान देने वाले देशों के अवरोही क्रम में लिखिए। मतलब पहले सबसे ज़्यादा कौन करता है, सबसे ज़्यादा अमेरिका करता है, फिर जापान करता है, फिर उसके बाद चीन करता है और भारत आता है सबसे लास्ट में 1.7 करता है। इन द कंटेम्प्रेरी एनवायरमेंटल डिस्कोर्स, कंटेम्प्रेरी जो एनवायरमेंटल डिस्कोर्स है उसमें स्मॉल हाइड्रोकार्बन प्लांट्स आर प्रीफर्ड ओवर लार्ज हाइड्रो पावर प्लांट्स। तो प्रीफर किए जा रहे हैं स्मॉल हाइड्रो पावर प्लांट्स, तो उनकी जगह लार्ज हाइड्रो पावर प्लांट्स की जगह स्मॉल हाइड्रो पावर प्लांट्स को प्रीफर किया जा रहा है। रीज़न क्या बोल रहा है, इंस्टॉलेशन ऑफ अ स्मॉल हाइड्रो पावर प्लांट इज लेस कैपिटल इंटेंसिव कंपेयर टू अ लार्ज हाइड्रो पावर प्लांट। जो इंस्टॉलेशन में क्या है कि कम पैसा लगता है, कम पूंजी लगती है स्मॉल हाइड्रो पावर के प्लांट में, कंपैरिजन जो लार्ज हाइड्रो पावर प्लांट्स में पूंजी ज़्यादा लगती है। तो कौन सा सही है इसमें, तो बोथ ए आर करेक्ट एंड आर द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, सेकेंड ऑप्शन राइट हो जाता है। यहाँ पर आपको फर्स्ट लग रहा होगा, लेकिन फर्स्ट इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि स्मॉल हाइड्रो पावर प्लांट्स में क्या है कि जो प्रीफर किया जाता है वो सिर्फ एक कैपिटल इंटेंसिव की वजह से नहीं, और भी बहुत सारे कारण हैं। तो इस वजह से यहाँ पर सिर्फ एक ही पार्ट दिया गया है कैपिटल इंटेंसिव कंपेयर, तो इस वजह से रीज़न करेक्ट है। बट रीज़न क्या है कि सही एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा है असर्शन की, क्योंकि क्या है कि यहाँ पर सिर्फ एक कैपिटल इंटेंसिव की बात की गई है और बाकी और भी ज़्यादा और भी बहुत से फैक्टर हैं जो स्मॉल हाइड्रो पावर प्लांट्स को प्रीफर किया जा रहा है। डे टाइम नॉइज स्टैंडर्ड प्रेस्क्राइब्ड फॉर रेजिडेंशियल एरियाज इन इंडिया इज, तो डे में क्या है कि जो नॉइज स्टैंडर्ड होता है प्रेस्क्राइब्ड जो रेजिडेंशियल एरिया है उसमें कितना होता है डे टाइम में नॉइज स्टैंडर्ड, ये पूछा जा रहा है। तो 17.5 dB, 65 dB, 55 dB या फिर 50 dB, तो डे में होता है 55 dB। अच्छा, बाकी के मैं बता देती हूँ। जो इंडस्ट्रियल एरिया होता है, इंडस्ट्रीज़ होती हैं जहाँ पर, वहाँ पे जो डे होता है वहाँ 75 dB होता है और जो नाइट होता है उसमें 70 होता है। तो नोटबुक ले लीजिए, आप नोट डाउन कर सकते हो। और जो जहाँ पर क्या है कि जैसे क्या है कि बाज़ार वगैरह हो गए, मार्केट वगैरह हो गए, वहाँ पर 65 हमारा डे में होता है और 55 नाइट में होता है। फिर हमारा जो रेजिडेंशियल एरिया होता है उसमें डे में 55 होता है और जो नाइट है उसमें 45 dB होता है। फिर उसके बाद जो हमारा साइलेंस जोन होता है उसमें क्या है कि डे में 50 होता है और जो रात होती है, नाइट होती है, उसमें 40 dB होता है। तो यहाँ से हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा हिंदी वालों के लिए भी। ये हिंदी इंग्लिश मतलब हिंदी ऊपर हो गया, नीचे इंग्लिश हो गया। तो पहले हिंदी वालों के लिए बता देती हूँ। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान जो एक केंद्रीय प्रायोजित योजना है जिसका उद्देश्य पात्र राज्य उच्चतर शैक्षणिक संस्थानों को सामरिक वित्त पोषण प्रदान करना है। का शुभारंभ कब हुआ था शुभारंभ बताइए आप, आपको पता होगा कब हुआ था शुभारंभ। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, 2013 में हुआ था, ठीक है। तो इंग्लिश वालों के लिए राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान जो रूसा है, ए सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जिसका एम है प्रोवाइडिंग स्ट्रेटेजिक फंडिंग टू एलिजिबल स्टेट हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन वाज लॉन्च्ड इन 2013।
ग्रोस एनरोलमेंट रेशो मतलब GER जो हमारी ग्रोस एनरोलमेंट रेशो होती है इन हायर एजुकेशन इज टोटल एनरोलमेंट इन हायर एजुकेशन। टोटल एनरोलमेंट जो हायर एजुकेशन होती है उसमें से ग्रोस एनरोलमेंट जो रेशो होती है रिगार्डलेस ऑफ एज एक्सप्रेस एज ए परसेंटेज टू द एलिजिबल ऑफिशियल पॉपुलेशन इन अ गिवन स्कूल ईयर। मतलब स्कूल ईयर में जो एलिजिबल ऑफिशियल पॉपुलेशन होती है उसके परसेंटेज से एक्सप्रेस होती है वो। विच ऑफ द फॉलोइंग एज ग्रुप्स एक्सप्लेन द एलिजिबल ऑफिशियल पॉपुलेशन इन दिस रिगार्ड। तो इस रिगार्ड में कौन सा एज ग्रुप एलिजिबल ऑफिशियल पॉपुलेशन को एक्सप्लेन करता है। 16 to 21 ईयर्स, 17 to 20 ईयर्स, 18 to 23 ईयर्स, 19 to 24 ईयर्स। तो वो हमारा 18 to 23 ईयर्स है जिसमें जो क्या है कि एलिजिबल होता है ऑफिशियल पॉपुलेशन के एज ग्रुप में जो स्कूल ईयर होता है उसमें। उच्चतर शिक्षा हिंदी वालों के लिए उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात, उच्च शिक्षा में कुल उम्र निरपेक्ष नामांकन प्रतिशत स्कूल वर्ष में पात्र आधिकारिक जनसंख्या के प्रतिशत के रूप में अभिव्यक्त होता है। इस संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा आयु समूह पात्र आधिकारिक जनसंख्या को दर्शाता है। तो वो हमारा 18 to 23 ईयर्स होता है जो क्या है कि हायर एजुकेशन में एनरोल होता है। तो 18 से 23 वर्ष होता है वो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब वैल्यू एजुकेशन। वैल्यू एजुकेशन को बेस्ट डिस्क्राइब कौन सा सी स्टेटमेंट कर रही है। इट इज अ कोर्स ऑफ इन मोरल साइंस। ये मोरल साइंस में एक कोर्स है तो ये तो एलिमिनेट हो गया, मोरल साइंस का कोर्स नहीं है ये। तो ए हो गया हमारा एलिमिनेट। तो फर्स्ट एंड फोर्थ ऑप्शन हमारा एलिमिनेट हो गया। हमारे पास बचा है सेकंड एंड थर्ड ऑप्शन। इट टेक्स अबाउट रिवार्ड द पनिशमेंट फॉर वंस ओन एक्शन। ऐसा होता है क्या? ये जब कोई निजी क्रिया करता है तो उसको रिवार्ड या पनिशमेंट देता है उसके आउन एक्शन के लिए, ऐसा होता है? नहीं होता है। तो बी हमारा एलिमिनेट हो गया। तो बी हमारा फर्स्ट एंड फोर हमारा हो गया। तो और बी हमारा किस में है? सेकंड ऑप्शन में। तो सेकंड ऑप्शन हो गया। तो हमारा आंसर आ गया थर्ड ऑप्शन। स्टूडेंट ऑब्जर्व एंड इमिटेट एडल्ट बिहेवियर पर्टिकुलरली दैट ऑफ देयर पेरेंट्स। तो जो स्टूडेंट होते हैं वो ऑब्जर्व करते हैं एडल्ट बिहेवियर को जो उनके पेरेंट्स होते हैं पर्टिकुलरली उनके बिहेवियर को। तो बिल्कुल सही है, सी हो जाएगा। स्टूडेंट इन्वेस्टिगेट एंड एक्सप्लोर देयर आउन इनर सेल्फ। तो स्टूडेंट क्या है कि जो वैल्यू एजुकेशन होते हैं वो इन्वेस्टिगेट करते हैं और एक्सप्लोर करते हैं उनके अंदर के जो सेल्फ जो उनके वैल्यूज़ होती हैं उनको। तो बिल्कुल सही है, डी हो जाएगा। इट एनकरेज स्टूडेंट टू फिक्स देयर प्लेस इन देयर लाइफ। तो ये एनकरेज करती है कि स्टूडेंट अपनी लाइफ में अपना प्लेस फिक्स करे, बिल्कुल सही है। तो सी डी ई हमारा राइट आंसर हो जाता है, थर्ड ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन मूल्यपरक शिक्षा की सर्वोत्तम व्याख्या करता है। ये नैतिक शास्त्र का एक पाठ्यक्रम है, ये तो एलिमिनेट हो जाएगा। ए हमारा एलिमिनेट हो गया। ये किसी व्यक्ति की निजी अंत्यक्रियाओं हेतु रिवार्ड और दंड देता ही नहीं होता है कि निजी व्यक्तियों की अंत्यक्रियाएं हेतु रिवार्ड और दंड देता हो। विद्यार्थी विशेषकर अपने माता पिता का अवलोकन करते हैं, उन्हीं से फ्रॉड व्यवहार सीखते हैं, बिल्कुल सही है। विद्यार्थी स्वयं अपनी अंतर आत्मा का अन्वेषण और खोज करते हैं, बिल्कुल सही है। यह विद्यार्थियों को अपने जीवन में अपना स्थान निश्चित करने के लिए प्रोत्साहित करता है, बिल्कुल सही है। तो थर्ड ऑप्शन हमारा राइट हो जाता है। यहाँ पर दो लिस्ट दी गई हैं। फर्स्ट लिस्ट में ICT इनिशिएटिव हैं जो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ने लिए थे और उसमें क्या है बेनिफिट्स फॉर स्टूडेंट एंड रिसर्चर्स हैं। तो पहला हमारा क्या है? पहला हमारा स्वयं है। स्वयं क्या स्वयं का क्या बेनिफिट है? टू अर्न क्रेडिट थ्रू ऑनलाइन कोर्सेज, बिल्कुल सही है। तो ऑनलाइन कोर्सेज होता है और इसमें क्रेडिट को अर्न किया जाता है। ए का हो जाएगा हमारा 4, ए का 4 होते हैं हमारा सेकंड ऑप्शन राइट हो गया, आंसर आ गया हमारा सेकंड है। स्वयं प्रभा क्या होते हैं? स्वयं प्रभा हमारी होती है टू वॉच हाई क्वालिटी एजुकेशनल प्रोग्राम 24/7। तो बिल्कुल सही है, ये 24 आवर्स और 7 डेज ये ओपन रहता है और ये प्रोग्राम है एजुकेशनल प्रोग्राम हाई क्वालिटी का। तो बी का हो गया हमारा थर्ड। सी का हमारा क्या हो गया? सी का हमारा EPG पाठशाला टू गेट फ्री बुक्स एंड करिकुलम बेस्ड ई कंटेंट। तो इसमें क्या है कि EPG पाठशाला में फ्री बुक्स मिलती हैं और करिकुलम बेस्ड ई कंटेंट मिलता है, मतलब ऑनलाइन कंटेंट मिलता है जो क्या है कि PDF वगैरह मिलती है जो आप पढ़ सकते हो। तो सी का 2 हो गया। यंत्र डी का 1 हो गया। इसमें क्या है कि टू गेट हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस इन एम्बेडेड सिस्टम, ठीक है। तो इसमें क्या है कि हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस होता है। इसमें यंत्र में रोबोटिक कुछ प्रोग्राम वगैरह होते हैं। तो डी का 1 हो गया। सेकेंड ए का 4, बी का 3, सी का 2, डी का 1, सेकेंड ऑप्शन हो गया राइट।
स्वयं क्या होता है, एक ऑनलाइन कोर्स होता है जिसमें क्रेडिट प्राप्त किए जाते हैं। ए का 4 हो गया, ए का 4 हो गया। बी का क्या है, थर्ड है। स्वयं प्रभा में 24 × 7 मतलब 24 आवर्स 7 डेज एक शैक्षणिक कार्यक्रम चलता है जो उच्च गुणवत्ता का होता है। बी का 3 हो गया। सी का 2 हो गया। ईपीजी पाठशाला में हमें विषय वस्तु मिलती हैं जो हमारे पाठ्यक्रम पर आधारित होती हैं। ई यंत्रा में क्या है कि व्यवहारिक अनुभव प्राप्त करना होता है, मतलब हैंड से एक्सपीरियंस होता है, और रोबोटिक लैब वगैरह होती हैं इसमें। तो डी का हो गया 1। तो ए 4, बी 3, सी 2, डी 1, सेकंड ऑप्शन राइट हो गया। सो फाइनली ये क्वेश्चन पेपर ख़त्म हो गया। 70 मिनट्स की वीडियो हो गई है, काफ़ी लेंदी था। और अभी हमारा डीआई और आरसी पार्ट बचा हुआ है, मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगी। तो ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए।